लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अभी ये कह रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार, अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, उसी की बात कह रहे थे ना। तो अब जो है, जो भारत को पूरे दुनिया में शुभाषित कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे एकमेव डॉक्टर खादर वली, आप सब उनका इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी आएंगे, आदरणीय डॉक्टर खादर वली साहब। इसको फ्लाइट है 4 o'clock इनका अवधेश पांडे का, उसको हम अच्छा ओके। तो डॉक्टर अवधेश पांडे की फ्लाइट है 4 बजे, तो अभी डॉक्टर खादर वली ने स्वयं आग्रह किया कि वो पहले उनको बुलाया जाए। तो डॉक्टर अवधेश पांडे आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। डॉक्टर अवधेश पांडे प्लीज। आज आपका शंख नहीं है शंख है नहीं, अच्छा, इसलिए मैंने वो कहा। धन्यवाद। महाराष्ट्र की धरती पे हमें बुलाने के लिए। महाराष्ट्र की धरती पे जब भी मैं आता हूँ, शिवाजी महाराज को याद किए बिना वैसे तो भारत में ही रहना ये मुश्किल है। शिवाजी महाराज कुछ ऐसे ही थे। बहरहाल मंच पे विराजमान ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, ये सबको आप जान रहे हैं। मैं सिर्फ एक शिवाजी महाराज की उससे शुरू करना चाहूंगा। आप देखिए, राष्ट्रवाद का आजकल पेट्रियोटिज्म को लोग समझ बैठे हैं कि पेट्रियोटिज्म इज दी, ये पर्यायवाची शब्द है देशभक्ति का। देशभक्ति एक भक्ति है, पेट्रियोटिज्म इज्म है। अगर इसी बात को समझ गए तो शिवाजी को समझ जाएंगे। शिवाजी महाराज का, अगर ये कवि भूषण, महाकवि भूषण थे जिन्होंने उनकी पंक्तियां लिखी हैं, वो सुन के ही, अगर ये किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जानता राजा एक कार्यक्रम होता है शिवाजी के जयंती के टाइम पे, जिसमें ये पंक्तियां दोहराई जाती हैं हर साल। आज महाराष्ट्र की धरती से मैं 1-2 पंक्तियां बोलूंगा ताकि आपको स्मरण हो कि शिवाजी की धरती पे आप बैठे हैं और महाराष्ट्र की कल्पना शिवाजी महाराज ने ही की थी। महाराष्ट्र, ये पूरा राष्ट्र महाराष्ट्र है। ये परिकल्पना शिवाजी की परिकल्पना है। तो महाकवि भूषण के शब्दों में, जब शिवाजी की सेना चलती थी तो उन्होंने लिखा है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। आप देखिए, शिवाजी महाराज यहाँ के थे। महाकवि भूषण अवधी में लिखते थे। ये अवधी मराठी संस्कृत का समागम है। इससे अच्छा राष्ट्रवाद आपको कहां दिखेगा। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरज शिवाजी जंग जीतने चलत हैं। भूषण बलद नाथ बिहड़ नगारन के, नदी नद मद गैबरन में रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल। इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एनीवे, ये जो आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा। थारा पे परत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियो हलत है। उनका बोलने का मतलब था कि जब ये चतुरंगी सेना चलती थी तो ऐसा लगता था कि तालाब, नदी, नाले सभी उछलने लगे हैं उनके पैरों के धमक से। तो ये
शिवाजी महाराज थे और जब वो युद्ध करते थे, ये भी बताना जरूरी है, इसमें भी महाकवि भूषण का है, जैसे गोरिल्ला वॉर करते थे वो, दावा द्रुमदंड पर। आपने ये देखा होगा, जब द्रुमदंड मतलब दिस इज बैम्बू ट्री को द्रुम कहते हैं। द्रुमदंड मतलब बैम्बू के जंगल में जब आग लगती है तो कैसे आग फैलती है। दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भीषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। तो उसी तरह शिवाजी की बातों के बाद बीमारियों पे आए, और बीमारी हो ना, इसके लिए ये पहले ही ये कहा जा चुका है, मैं फिर से दोहराऊंगा। अगर आपकी जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन तीनों से प्रोफेशनली जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। आप देखेंगे बीमारियां जो आपके अन्नमय कोश में दिखती हैं, ये जो शरीर है, इसको जो ज्यादातर डॉक्टर समझते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि ये एक गाड़ी है, गाड़ी में इंजन खराब हो गई, ये खराब हो गया तो वो रिप्लेस कर दो, वो ठीक हो जाएगा। गाड़ी तक तो ये ठीक है, शरीर में ये ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर एक रिदम में चलता है, एक वाइब्रेशन में चलता है। आप अगर कुछ भी रिप्लेस करेंगे, आप वाइब्रेशन शरीर का खराब कर रहे हैं, उससे वो चलेगा नहीं। तो ये शरीर को समझने के लिए अगर सिर्फ डिफरेंट ऑर्गन्स को समझ लिया, हार्ट के डॉक्टर ये हैं, किडनी के डॉक्टर ये हैं, तो आप शरीर को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शायद हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, फिजिकली शरीर को देखता हूं, एनाटॉमिकली देखता हूं, फिजियोलॉजिकली भी देखता हूं, बायोकेमिकली भी देखता हूं, जो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट कराते हैं आप। तो एक समग्र व्यू पूरे शरीर का होना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्म है, उसी तरह अन्न भी ब्रह्म है। अन्न को जब तक ब्रह्म नहीं मानेंगे तब तक स्वस्थ होंगे, ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है। अन्न ब्रह्म है, और अन्न जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक शरीर सही नहीं होगा, क्योंकि ये अन्नमय कोश है। जिंदगी कैसे शुरू हुई? हम लोग मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, हम यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है? मल्टी सेल्यूलर बहुत लोगों ने कहा। एक सेल से आपकी जिंदगी शुरू हुई थी, जाइगोट से, उसके बाद नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका ये शरीर बना है। एक सेल से शुरू हुआ था, जाइगोट कहते हैं इसको। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ये अन्नमय कोश है, इसको चलाता है आपका प्राणमय कोश। वही प्राण का पूरे शरीर में जब व्यायाम कराते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट ब्रीदिंग, नो, लाइफ फोर्स को आप पूरे शरीर में घुमाते हैं। प्राणमय कोश, आपके प्राणमय कोश को चलाता है आपका मनोमय कोश, जो आपका मन है। इसीलिए इसी से आया है प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। अगर आपको विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे तो जहर खा के भी ठीक हो सकते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो अमृत खा के भी मर सकते हैं। यह है आपका मनोमय कोश, जो आपके अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों को चलाता है। अगर इन तीनों को साध लिया आपने
तो आप पहुंचते हैं विज्ञानमय कोश में। और विज्ञान आपने सब सुना होगा, उसका पर्यायवाची शब्द साइंस नहीं है। संस्कृत का कोई भी शब्द का पर्यायवाची दुनिया के किसी भाषा के शब्द में नहीं है। विज्ञान आपका विशेष ज्ञान है जो आपने इन 5 इंद्रियों से लिया है, जो अपने में मंथन किया है आपने। आपके जो विशेषताएं हैं, जो आपका विशेष ज्ञान है, वो आपका विज्ञानमय कोश बनाता है। और जब ये सब एक लाइन में होते हैं तब आप आनंदित होते हैं और उसको कहते हैं आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश आपकी बॉडी को चलाते हैं। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक लीवर में कैंसर है और लीवर को ही देखते रहेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो सर्जन्स हैं, जो ऑनलाइन सर्जन्स मुझे सुन रहे हैं या जो सर्जन्स यहां पे बैठे हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूं, उनको बहुत आश्चर्य होता है कि हमने तो पूरा कैंसर निकाल दिया, ये वापस कैसे आया? क्योंकि सोर्स अन्नमय कोश नहीं था। बहुत सी बीमारियों का सोर्स अन्नमय कोश हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिनका सोर्स मनोमय कोश में है, वो अन्नमय कोश में आप ठीक करते रहें, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए अगर वार करना है तो इन तीनों पे एक साथ वार करना है, अन्नमय कोश पे, प्राणमय कोश पे, मनोमय कोश पे। अगर एक साथ त्रिशूल की तरह आप वार करेंगे तो कैंसर खत्म भी हो सकता है। और हमने अब 24 पेशेंट हैं जिनका कैंसर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, नील हो गया है, नो कैंसर एट ऑल। जबकि उनका, हमारे पास पेशेंट्स स्टेज 4 के बाद ही आते हैं, वो तब तक तो ट्राई करते हैं कि सर्जरी भी करा लें, रेडियोथेरेपी भी करा लें, कीमोथेरेपी भी करा लें। जब उनको बोल दिया था कि अब आप घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है, देन दे कॉन्टैक्ट अस। तो हमें बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पेशेंट्स मिलते हैं। अगर इजी सर्कमस्टांसेस में मिले तब जाके हम कंपटीशन की भावना लाएं, इसलिए हम कंपटीशन की भावना में है ही नहीं, कोऑपरेशन की भावना में है। एंड कंपटीशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। सो वी बिलीव दैट ऐसे कोऑपरेट करके ही हमारा बेसिक एम ये है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत। क्योंकि जब तक भारत स्वस्थ नहीं होगा तब तक ना एक रहेगा, ना श्रेष्ठ रहेगा और ना श्रेष्ठ होगा। और इसमें अन्न का रोल, इसमें आपके जीवन का रोल, पूरा का पूरा रोल अगर भारतीयता पे चलते रहे तो बहुत सी चीजें आपकी सुधर जाएंगी, अदरवाइज तो वैसे भी बिगड़ी हुई है। तो इसलिए, और आपने कई बार ये देखा होगा, ये जो कपड़े मैं पहनता हूं, इस पे कई बार लोगों ने कमेंट भी किया। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर गेरुआ पहन के बातें बोली जाएं तो जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड अपने आप को समझते हैं वो यूजुअली ये बात समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये तो फॉर somebody else to hear। जब तक उनको उनकी भाषा में, उनकी वेशभूषा में जवाब न दिया जाए तब तक वो ये बातें नहीं समझते हैं। इसलिए कोशिश ये होती है कि आप एक काम करिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है देखना, तो आप देखेंगे तो आप सुनेंगे भी, और आप सुनिए और आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम कैसे निकले हैं, कहां जाने के लिए ये निकले हैं। लेकिन इसमें सरकारी तत्व कोई भी नहीं है, इसीलिए हम ये बोलते हैं हम असरकारी असरकारी लोग हैं। असरकारी असरकारी लोग। सो वी स्टार्ट विथ हेल्थ एंड डिजीज।
हेल्थ एंड डिजीज के बीच में लाइन बहुत थिन है। किसको हेल्दी बोलेंगे, किसको डिजीज्ड बोलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन वाइज हेल्थ एंड डिजीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सबको लगता है कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूं। मैं आज आपको डिफाइन करने का वो बताता हूं। जी, हेल्थ एंड डिजीज को डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपने देखा होगा, ये आम लोगों ने, सभी ने देखा होगा, हेल्दी जो लोग सुबह में योग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, गार्डन में घूमते हैं, वो अपने आप को हेल्दी समझते हैं। नहीं तो जो लोग आईसीयू में दाखिल हैं, जिनको ड्रिप चल रहा है, जिनको ऑक्सीजन चल रहा है, वो डिजीज है। ये कॉन्ट्रास्ट है ना दोनों में, हेल्थ एंड डिजीज में। आपने कभी गौर किया, हम जलवायु पे टिके हुए हैं। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स, जो यहां बात हुई, लोगों ने बात की। अगर आपका जलवायु ठीक है तो आप स्वस्थ हैं, जलवायु ठीक नहीं है तो आप डिजीज हैं। आप देखिए, जो लोग आईसीयू में दाखिल होते हैं, बीमारी कोई भी हो, किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, कई तरह के पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या है सभी में? एक ड्रिप चल रहा होगा और ऑक्सीजन लगा होगा। यह आपको एक मैसेज देना चाहिए। द मैसेज इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, इसलिए यह मरीज है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, योग, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वेट लिफ्टिंग, जो भी एक्सरसाइज है, इन सभी एक्सरसाइज में कॉमन क्या है? आप सांस ज्यादा लेते हैं, सांस ज्यादा छोड़ते हैं। जब भी आप सांस लेंगे, प्यास लगेगी, तो आपने हवा ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए, नहीं तो हवा और पानी चढ़ाना पड़ता। सो अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज ओनली एयर एंड वाटर। अब इस अन्नमय कोश को अगर आगे बढ़ाना है, बिकॉज दिस इज वन सेल दैट मेड दिस होल बॉडी, एंड दिस बॉडी इज एवर चेंजिंग। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, ना डिजीज परमानेंट है, ना हेल्थ परमानेंट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवर चेंजिंग है, एवर इवॉल्विंग है, और ये साइक्लिकल है। इसीलिए समय की गति जो वेस्ट लीनियर समझती है, हम जानते हैं काल चक्रीय है, इसीलिए आपकी घड़ी सीधी नहीं चलती है, गोल गोल घूमती है। लेकिन यह बात वेस्ट को समझाए कौन? काल चक्रीय है, फिर भी हम इसको लीनियर मानते हैं। एनीवेज, दैट इज कंट्रोवर्शियल। तो द हाईएस्ट साइंटिफिक इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड एज ऑफ टुडे इज E इज इक्वल टू mc²। अगर टेक्निकली किसी को अगर समझाना हो, जो नॉन टेक्निकल हो, जिसने साइंस जानता नहीं, गांव के किसी आदमी को समझाना हो, कैसे समझाएंगे? आप उसको समझाएंगे कि आपका फोन चल रहा है क्योंकि E इज इक्वल टू mc²। यस, इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी। ये रिवोल्यूशनरी इसलिए था कि एनर्जी और मैस को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। ये संभव नहीं था पहले, सोचने ऐसी बात नहीं थी। एनर्जी को मैस से इक्वेट कर देना, ये सोचने वाली भी बात नहीं थी। लेकिन आप लेमैन को कैसे समझाएंगे? हमारा प्रयास हमेशा, मेरे यूट्यूब चैनल का, मेरे पेशेंट्स के माध्यम से, मेरे हॉस्पिटल का, मेरे किसी भी वक्तव्य का बेसिक्स ये होता है कि हम किसी भी टफ चीज को इतना सिंपल कर दें आपको समझने के लिए कि आप भी समझ जाएं, आपका हेल्थ भी ठीक हो जाए, और बहुत सिंपल ढंग से आप ये समझ जाएं, ना कोई कॉम्प्लिकेशन के। तो जैसे E इज इक्वल टू mc², मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको। एनर्जी और मैस सेम प्लेटफॉर्म पे एक अनपढ़ को कैसे समझाएंगे? तो मान लीजिए ये मैस है, ये इसका वेट है मान लीजिए 20 ग्राम।
इसको सी स्क्वायर का फोर्स लगा देंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सी स्क्वायर इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, इट्स अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो उसका फोर्स लगा देंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी को कूल डाउन कर लेंगे तो मैस बन जाएगा। तो एक लेमैन को समझाने के लिए सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे, दिस इज एनर्जी चैनलाइजेशन। एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे हैं। जब आप चाहें सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं, जब आप चाहें विकट रूप में आ सकते हैं, बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड mass into energy and this is possible scientifically। इस इक्वेशन पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, आइंस्टाइन का इक्वेशन है, सबको पता होगा। मेरे कहने का मतलब है ये सरलीकरण है। इसी तरह हम किसी भी चीज को सरल बनाना चाहते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। यहां से जाने के बाद टेक होम मैसेजेस आपके बड़े क्लियर कट होने चाहिए। तो पहली चीज, अन्न ब्रह्म है। इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज। इसीलिए आप अगर मेरे अस्पताल में आएंगे देहरादून में, तो आप देखेंगे हमारे यहां कोई फार्मेसी नहीं है। हमारे किचन का नाम फार्मेसी है, FARMACY। फार्म प्रोड्यूस से ही आप ठीक होंगे। अगर दवा की जरूरत है तो एक बात मैं आपको बता दूं, दवा का रास्ता क्योर का रास्ता नहीं है। अगर आप कोई चीज के लिए दवा यूज कर रहे हैं तो आप मैनेज हो रहे हैं। वो दवा चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, सप्लीमेंट हो, कुछ भी हो, दवा का रास्ता क्योर का रास्ता नहीं है। अगर क्योर का रास्ता निकालना है, वो बिना दवा के ही निकलेगी और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकलेगी। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, सर ने बताया कि जानवरों को कभी आपने चश्मा पहने हुए देखा है क्या? हमारा नेक्स्ट संडे को प्रोग्राम है 10 महाविद्या का, जहां पर जितने लोगों को चश्मा लगा है, अगर वो ठीक से फॉलो करेंगे उनका चश्मा उतर जाएगा। चश्मा उतारना बहुत सिंपल है, एक तो हाथ से उतार दिया है ना, और दूसरा ऐसी कर दी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी चश्मा की, और किसी भी स्थिति से आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि हम काम कर रहे हैं कायाकल्प पे। आप 80 साल के हो के भी 30 साल के कैसे दिख सकते हैं, ये स्थिति पे हम काम कर रहे हैं। वी आर कमिंग अप विथ मेनी थिंग्स, वो बात की बात है, लेकिन कायाकल्प की जा सकती है। आप अपनी आंखों से शुरू करिए। आप नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम जरूर देखिए, जहां पर हम ये 10 महाविद्या मेंशन करने जा रहे हैं। आप करके 45 डेज तक देखिए, आपका चश्मा उतरेगा ही, अगर आप ठीक से करते हैं तो। क्योंकि हमने इसमें कोशिश किया है सभी चीजों को अंदर लेने का। हां, उनका चश्मा नहीं उतरेगा जिनका लेंस खत्म हो गया है, जो लेंस लगा चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है, उनका चश्मा नहीं उतरेगा। बाकी अगर आपका सब कुछ ओरिजिनल है तो चश्मा उतर जाएगा आपका, ये श्योर है। एनीवे, तो कमिंग विद दिस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखिए, नेचर सिग्नेचर छोड़ती है, आपको टेलीफोन नहीं करेगी। सबके हाथ में टेलीफोन है, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करिए कि नेचर आपको टेलीफोन करेगी कि हाँ भाई इसमें ये पैकिंग कर दिया है। दिमाग दिया है आपको समझने के लिए। कभी बादाम को भिंगा लीजिए पानी में, तो आपको ऐसा दिखेगा, वो जो आपको स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं उस पे, आपके हार्ट की आर्टरीज वैसे ही होती हैं। ये नेचर का मैसेज है कि अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो खाना क्या है। अगर दिमाग सही नहीं है तो दिमाग जैसा क्या चीज बनाया है, अखरोट। ये नेचर के सिग्नेचर्स हैं, ये समझने पड़ेंगे।
ये टेलीफोन करके नहीं बताए जाएंगे। हमारे पास एक सूची है जो हम यूज करते हैं, एंजियोजेनिक और एंजियोलाइटिक फूड्स। कब, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की डिजीज है, बाईपास नहीं कराना है, तो कोई उपाय है? बाईपास से क्या होगा? एम क्या है? एम है ब्लड सप्लाई बढ़ाना। क्या कोई और तरीके से बढ़ा सकते हैं क्या? हां, बढ़ा सकते हैं ना। हमारे पास एंजियोजेनिक फूड्स हैं, एंजियोजेनेसिस करते हैं, वो नई ब्लड वेसल्स पैदा करते हैं, ऐसे फूड्स हैं। एंजियोलाइटिक फूड्स हैं, कैंसर है, सर्जरी करके निकाल दो। क्या निकाला? ब्लड सप्लाई काटा वहां का। क्या फूड से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंजियोलाइटिक फूड्स हैं, इसीलिए लेट फूड बी दाई मेडिसिन रादर देन मेडिसिन बीइंग योर मेडिसिन। और पीपल से नहीं, एलोपैथी से तो मुझे एलर्जी है, आयुर्वेद वाला ठीक। मेडिसिन ऑफ एनी सॉर्ट, आप उस क्योर के रास्ते में जा नहीं रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। एंड एफडीए के बारे में नहीं बोलने से और बोलने से दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बीच का रास्ता लेके आपको समझाऊंगा। फूड और ड्रग को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? एफडीए का फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा एफडीए का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव है वो। फूड और ड्रग को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो आपसे कुछ पैसे लेना चाहते हैं, आपको कुछ बेचना चाहते हैं। तो मैसेज क्या है? आप एटीएम हैं एफडीए के। जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे नहीं, तब तक एटीएम यूज करते रहना है। फूड से बीमार होंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होंगे, उम्र भर यूज करते रहेंगे अपना अपना एटीएम कार्ड, और उनके पास पैसे जाते रहेंगे। और हम ये हमें लगता है कि दूसरे किसी को मालूम है हेल्थ के बारे में। आपका शरीर ब्रह्म है, उसको सब कुछ पता है, आप शरीर की सुनते ही नहीं है। यही जो रीसेंट पैंडेमिक है, हमने कैसे पेशेंट को ठीक किया? हाँ, हमने तो कोई मेडिसिन नहीं यूज किया, हमने साइंस यूज किया। हम सब जगह साइंस यूज करते हैं टू क्योर पीपल। इसीलिए कहीं भी अगर कोई प्रश्न हमें पूछता है, कोई डॉक्टर भी पूछता है, हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी बाय द वे नहीं करते हैं। वी आर फुल्ली गेयर्ड अप कि साइंस के माध्यम से ही चलेंगे। जो साइंस लोगों को समझ, जो प्रूव्ड है, उसी के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल 9,985 डिजीजेज हैं, 10,000 के आसपास डिजीजेज हैं, आप सबको पता। इसी में आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी इतने ही में खेलते हैं। 10,000 ही बीमारियां हैं रीसेंट पैंडेमिक को लेके। लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही हैं, या तो पैथोजेन जो बीमार करता है, या तो बाहर से आएगा, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा, जैसे कैंसर, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर। तो या तो बाहर से आया सेल, या फिर अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया। यही दो तरीके हैं बीमार पड़ने के। तो नाउ ठीक कैसे होंगे? बाहर से अगर कोई पैथोजन आया, भारत को बाहर से किसी ने चैलेंज किया, चाइना हो या पाकिस्तान, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि उनको बहुत हद तक, बहुत जल्दी, ये रशिया यूक्रेन टाइप नहीं, बहुत जल्दी उनको गिरा देंगे, क्योंकि वो बाहर से एनिमी आया। ये रीसेंट पैंडेमिक बाहर से आया था। बाहर से आया तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? आपको लगता है बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी? ब्रह्म है, उसके रिएक्शन को समझिए। तो बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले टेम्परेचर रेज करेगी। क्यों टेम्परेचर रेज किया? पैथोजन को मारने के लिए। आपने क्या किया?
टेम्परेचर कम कर दिया। सब लोग कहां लगे हैं, मैं उस समय देख रहा था, टीवी देख रहा था, टेम्परेचर कम करने के लिए एलोपैथिक दवा मत यूज करो, आयुर्वेदिक यूज करो। अरे बॉस, तुम कर क्या रहे हो? तुम टेम्परेचर कम कर रहे हो। टेम्परेचर बॉडी ने बढ़ाया है, ये ब्रह्म है, इसको ठीक से पता है करना क्या है। टेम्परेचर से मौत नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, 4-5-6 घंटे वो डिस्कंफर्ट झेलना जरूरी है, क्योंकि वो आपको, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने आई है। झेलिए थोड़ा, लेकिन मौत नहीं होगी। टेम्परेचर डिहाइड्रेट करेगा, हाइड्रेट करिए ना, आप पानी पीजिए। तो हम लोग फर्स्ट डे सिर्फ पानी पे रखते हैं पेशेंट को, ओनली वाटर, उसको हाइड्रेट करते रहिए। 5 से 6 घंटे से 8 घंटे में मैक्सिमम 98 to 99% लोगों का टेम्परेचर चला जाता है। इसके बाद भी अगर कोई पैंडेमिक आता है, मैं आपको उसके लिए तैयार सज्ज कर रहा हूं। जो स्टेज 5 कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो डेबिलिटेटेड हैं, उनका भी 18 से 20 घंटे में चला जाता है, मैक्सिमम 24 घंटे। इससे ज्यादा टेम्परेचर मैंने अभी तक देखा नहीं। हमने करीब 15,000 पेशेंट्स ठीक किए पैंडेमिक में। एक भी पेशेंट को मैंने नहीं देखा जो 24 घंटे से ज्यादा फीवर हो किसी को, अगर ठीक से हाइड्रेट किया जाए तो। ऑन डे 2 क्या करना है, उसको विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक देना है। 2 घंटे धूप में बैठाइए विटामिन डी के लिए, क्योंकि विटामिन डी कैप्सूल में नहीं मिलता है प्लीज, वो धूप से मिलता है, और धूप को हमने कैप्चर करने का साइंस अभी तक आया नहीं है, इसलिए इस बेवकूफियों में रहिएगा मत। विटामिन सी नींबू और नींबू युक्त फूड से आता है, और जिंक नारियल पानी से आता है, और ग्राउंडेड चीजों से आता है, जिससे ग्राउंड से लेके बनाया गया हो, सब में जिंक। ये सभी चीजें आप लें। 3rd डे आपको नमक खाने का मन करेगा तो थोड़ी सी 12 बजे खिचड़ी ले लें, और 4th डे से जॉगिंग करना शुरू कर दें। इसमें कहीं कोई दवा का यूज नहीं किया हमने। 5 लीटर पानी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज चलता रहेगा तीनों दिन, तो आप देखेंगे ये सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा, और शरीर उससे बहुत ज्यादा और एनर्जेटिक होके इम्यूनो सप्रेस से इम्यून में बिल्कुल मजबूत होके बाहर निकलेगा 3 दिन के अंदर। आप देखेंगे आपकी इम्यून सिस्टम पहले से ज्यादा बूस्ट होके निकलेगी। ये तरीके हैं बहुत सिंपल तरीके से चीजों को ठीक करने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डायबिटीज की बात किए बिना कैसे कोई चीज एंड करेगी, और डायबिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक करना। लोग तो बोलेंगे नहीं तो मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल ही चल रहा है। तो आपको ये पूछना जरूरी है अपने डॉक्टर से। एक बात एज अ कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर हाईवेज है, इसी पे सारी बीमारियां चलती हैं टू गेट इफेक्टेड। इस हाईवे को तोड़ना जरूरी है, हाईवे को मैनेज करना ठीक नहीं है, हाईवे को तोड़ना पड़ेगा, डायबिटीज खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग किसी भी चीज से अपना ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए एक चेतावनी है, यू हैव टू बी लकी। अगर यंग एज में डेथ नहीं हुआ, थोड़ा सा और ओल्ड एज हुआ, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। इसलिए डायबिटीज ठीक करना जरूरी है। और वो जितने भी लोग कोई जादू की पुड़िया दे के अगर ब्लड शुगर कम हो जा रहा है, तो उनसे पूछना जरूरी है कि बॉस मेरा तो 400 था, आपने कोई जादू की पुड़िया, कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक ड्रग दिया, 100 हो गया, तो बाकी 300 कहां गए? ये पूछना जरूरी है। ये पूछना जरूरी है कि बाकी 300 गए कहां। आपको लगता है बाहर निकल गए बॉडी से, छींक के जरिए निकल गए, सूसू के जरिए निकल गए, पॉटी के जरिए निकल गए, पसीने से निकल गए, कहां निकला ये पूछना जरूरी है।
ये कहीं नहीं निकला है, ये बॉडी के अंदर ही है। मतलब एक जगह से कचरा निकाल के आपने दूसरे जगह ठेल दिया, कभी लीवर में ठेल दिया तो वहां फैटी लीवर हो गया, तो आपने यहां वहां ठेल दिया, उसको निकाला नहीं बॉडी से। तो यकीन करिए, अगर आप ड्रग्स पे मैनेज कर रहे हैं तो 20 साल में किडनी फेल करेगी, 25 साल में हार्ट फेल करेगा, ये इसका ट्रेंड है। क्योंकि लोग जो किडनी फेलियर के हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं हम तो पूरा शुगर मेंटेन करके रखा था हमने, मेरा तो 110 था, तो वो मैं 20 साल से मैं खा रहा हूं ये दवा, किडनी कैसे फेल हो गई? ओ ठीक है, ओल्ड एज की ये है वो, ये बोल के हम टाल जाते हैं। किडनी फेल कैसे हुई ये जानना जरूरी है। किडनी फेल होने के 3 ही कारण हैं मुख्य। नंबर 1 इज डायबिटीज, नंबर 2 इज ब्लड प्रेशर, नंबर 3 इज ऑटो इम्यून डिजीज। और ये तीनों चीजें प्रिवेंटेबल हैं राइट फूड से। ये तीनों चीजें बड़े आराम से ठीक होने वाली चीजें हैं। तो टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 2 जुबान पे लगाम नहीं रहने से है। पेरेंट्स को दोष देना बंद करिए। जैसे ही मैं पेशेंट को पूछता हूं आपको डायबिटीज है, इमीडिएटली वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है। मैं तो फैमिली में है जी। पेरेंट्स को ब्लेम करना, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। और ये पेरेंट्स को ब्लेम करने का धंधा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दवाई जो है ना आपने खरीदी है, तो दवा की कंपनी वचनबद्ध है आपको ठीक करने के लिए। आप ठीक तो हो नहीं रहे हैं, तो आप कल को केस कर सकते हैं। तो वो आपको क्या समझा रही है साइंस के माध्यम से, जिस साइंस से लोग चिढ़ने लगे हैं। क्योंकि साइंस के माध्यम से क्या समझा रही है आपको? आपके जीन्स में दोष है, मेरी कंपनी में दोष मत ढूंढिए। तो आपके जीन्स में कोई दोष नहीं है। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। आप अपनी जीवन शैली बदल लीजिए, आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइप 2 डायबिटीज वो इतनी इनसिग्निफिकेंट डिजीज है कि कई बार मैं पेशेंट्स के सामने ये बोलता हूं कि मैं तो इसको बीमारी मानता ही नहीं। हम बड़ी बड़ी बीमारियां डील करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बीमारी है जो बहुत सिंपली ठीक होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज आपके खाने पीने से हुआ है। और एक और बात आपको बता दूं टाइप 2 डायबिटीज में जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से दिया जाता है कि आप हर 2 घंटे पे कुछ खा लो। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। महिषासुर मर्दिनी को लाना पड़ेगा, भारतीयता पे वापस आना पड़ेगा। अभी लाल किले के प्राचीर से पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि गुलामी की हर वो चीज हमें काटने की जरूरत है, हमें छोड़ देने की जरूरत है। सबसे पहले 75 साल पहले क्या छूटना चाहिए था? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसको साथ साथ चले जाना चाहिए था और आपको भारतीयता पे वापस आना चाहिए था। 2 जून भोजन, आप यकीन करके चलिए, ये मूल मंत्र है जीने का। अगर आप 2 जून भोजन पे आ जाते हैं, खाद्य पदार्थ भी कम लगेंगे, गरीबी की समस्या भी दूर हो जाएगी, आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा और इतने ही पॉपुलेशन में बड़े आराम से अन्न की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जितना आप खा रहे हैं इतना रिक्वायर्ड नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हंगर क्या है और क्रेविंग क्या है। पेट की भूख बहुत कम होती है, जुबान की भूख तो कभी मिटती ही नहीं। पिज्जा ठीक है, कभी कभी जुबान रिलैक्स भी होनी चाहिए, कोई कोई चीट डेज भी होने चाहिए, लेकिन आप तो रोज ही चीट कर रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि सब चीजें ठीक चलेंगी? नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगे। विच इज वाई एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन तरीके से, और इसमें इसको एस्टैब्लिश करने में 2 दिन 48 आवर्स से ज्यादा इस बॉडी को जरूरत नहीं है। 3 डेज में यू फॉर्म अ हैबिट।
और 21 डेज में वो हैबिट पक्का हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब पेशेंट टेकअप करते हैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और 30 डेज तक उसको फॉलो अप देते हैं, क्योंकि 30 डेज में उसको रोज सुबह अपना ब्लड शुगर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना पड़ता है कि शुगर हमारा इतना है। हम उसको छोड़ते नहीं है। एक बार हमें कोई छू लिया तो हम ट्राई करते हैं कि उसको डिजीज फ्री करना, इसीलिए हम उसमें वचनबद्ध हैं। मतलब हम एक बार टेकअप करते हैं तो हम बहुत मेहनत करते हैं कि पेशेंट का डिजीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और हम इसी पे लगे हुए हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत सिंपली ठीक होगा, आप अपने घर में ठीक कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल पे हमने कई चीजें डाली हैं, कई कैंप्स के वो डाले हैं, उसमें तरीके डाले गए हैं। आप अगर उन तरीकों पे आ जाएंगे, उसका मूल मंत्र मैं आपको बता दूं, 500 ब्लड शुगर हो गया तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा या किडनी अचानक फेल हो जाएगी। ये बॉडी उसने बनाई है, अचानक सिर्फ एक्सीडेंट होता है। किडनी फेल होने में 20 साल लगता है। अगर आज से शुरू हुआ तो 20 साल बाद जाके किडनी फेल करेगी। तो ये अचानक नहीं होगा कुछ भी, इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैन मेड चीजें अचानक गिर सकती हैं, गॉड मेड चीजें अचानक नहीं गिरती हैं। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बीमार होने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन से चले तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा बीमार होने के लिए। डिसिप्लिन सिर्फ इतना है कि अपनी जुबान पे लगाम दीजिए और 2 जून भोजन पे आ जाइए, और यकीन करके चलिए 2 दिन के बाद आपको रात को भूख लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि एक तो मोशंस ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सर्कैडियन रिदम कहते हैं उसको, इन बातों पे नोबेल प्राइज मिला है। सर्कैडियन रिदम पे नोबेल प्राइज मिला है। 2017 का नोबेल प्राइज चेक कर लीजिएगा, क्लॉक जीन्स पे है। वो जीन्स है जो आपके बॉडी का क्लॉक को मेंटेन करती हैं, उसी को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और चूंकि हमारा बहुत काम है इस पे, मैं एक दूसरी पीएचडी कर रहा हूं पाइनियल ग्लैंड पे। जो पाइनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख है, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल का भी नाम थर्ड आई है। तो उस पे मैं काम कर रहा हूं, तो सर्कैडियन रिदम पे ही काम कर रहा हूं। हमारा जो थीसिस है कि पाइनियल ग्लैंड को अगर क्लीन कर लिया जाए और डीकैल्सिफाई कर दिया जाए, जो आपके टूथपेस्ट से कैल्सिफाई होता है, बाय द वे, इन केस यू डिड नॉट नो, आपके टूथपेस्ट से आपका पाइनियल ग्लैंड कैल्सिफाई हो रहा है। और पाइनियल ग्लैंड विजडम का ग्लैंड है। सोचने की ऐसी बात यह है कि आपका विजडम जा रहा है, आपको स्लेव बनाया जा रहा है। टूथपेस्ट करिए, दांत वाइट करने के तरीके बहुत हैं, और टूथपेस्ट कभी भी वाइट नहीं करता है। कभी देखिएगा, जस्ट बिकॉज उसका कलर वाइट है दैट डजंट मीन कि आपके दांत भी वैसे ही हो जाएंगे। इस मिथ्या में रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी टूथपेस्ट करने वाले बैड स्मेल करते हैं। जो टूथपेस्ट नहीं करते हैं, जैसे मैं, ऑसम स्मेल करते हैं। ऑसम, दैट इज द वर्ड। टूथपेस्ट जो लोग करते हैं, वो जो ब्रश है, वो आपके गम्स को इंजर करता है ऑन एन एवरीडे बेसिस। दिन में 3 बार करिए तो 3 बार इंजर करेगा। उसको हील होने के लिए पूरा हीलिंग मैकेनिज्म लगता है। इसीलिए जब वो हील होता है तो पस फॉर्मेशन होता है, वो बैड स्मेल करता है। आप हल्दी कभी यूज करिए, आपके दांत भी वाइट होंगे, आपके गम्स भी पिंक होंगे, और आप बहुत ऑसम स्मेल करेंगे। और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, चेहरे पे चमक भी बनी रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये सभी चीजें आप क्यों करते हैं? हेल्दी रहने के लिए। उसके तरीके और हैं। जो तरीके आपको सिखाए गए हैं, शायद वो कोई भी तरीके सही नहीं है। किसी जो भी आप करते हैं वो तरीके सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 200 साल पहले के जो स्कल्स हैं, वो 100-110 साल के भी स्कल्स हैं, 32 के 32 दांत इंटैक्ट हैं।
होम साइंस जितने लोगों ने किया है, मैं बहुत श्योर हूं, कितने लोगों ने किया है बाय द वे होम साइंस? आजकल कोई पढ़ता नहीं है होम साइंस क्या? आपको सिखाया गया होगा 32 बार चू करना है। एक निवाला लीजिए, 32 बार चू करिए। आपके 32 दांत हैं। कभी आपने सोचा कि 32 ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? हर एक दांत से टच करना है आपने वो फूड को, उसको चूइंग बोलते हैं। और यकीन करके चलिए, जिस फूड में सलाइवा नहीं लगा वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक पत्ता रखिए जीभ पे और पानी से पी जाइए, दूसरे दिन सुबह आपको वही पत्ता वैसे का वैसा आपके बाथरूम में निकलता हुआ दिखेगा। पूरा एसिड से गया, सब कुछ से गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपने च्यू नहीं किया। इसलिए डाइजेशन के मापदंड ही और हैं। जो आप ये समझते हैं कि आपने जूस बना लिया, पी लिया, ये आपका विशफुल थिंकिंग है कि आपको डाइजेस्ट हो गया होगा। ये विशफुल थिंकिंग आपका हो सकता है, सच नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि खाने को पीजिए और पानी को खाइए। मतलब खाने को मुंह में इतना चलाइए कि पानी की तरह हो जाए, और पानी को इतना चलाइए जैसे आप कुछ खा रहे हैं। तो आप अगर ये बातें समझते हैं, अगर आज से भी आपने अपने जीवन में इन बातों को, जितना मैंने बताया, 50% भी अगर उतार लिया आपने, तो मैं ये समझूंगा कि आपने ये जो समय मुझे दिया है ये आपके यूज के लिए है। हमें बड़ी खुशी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमें जरूर बताइए, हमसे जरूर जुड़िए। और हम चाहते हैं आपके जितने भी जानकार हों, आपके जितने फैमिली मेंबर्स हों, सभी स्वस्थ रहें। अगर इसमें कहीं भी, क्योंकि हम कई शोज चलाते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हमसे जुड़ने के लिए आपको पैसे ही खर्च करने की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। हम हर वीक अपने ही चैनल पे हम एक हेल्थ शो लेके आते हैं, हेल्थ शाला नाम है उसका, डॉक्टर अवधेश पांडे चैनल पे हेल्थ शाला, जिसमें बर्निंग टॉपिक्स हमें हमारे दर्शक देते हैं, जिस पर हम पूरा रिसर्च करके बात करते हैं। हम जो भी हेल्थ शाला में बताते हैं, आप गूगल लेके बैठ जाइए और पूरा ढूंढना शुरू करिए। आपको लगेगा कि ये रिसर्च तरीका है किसी भी चीज को बताने का। तो हर संडे हेल्थ शाला और हर थर्सडे योगशाला भी हम करते हैं। योगशाला इसलिए कि लोग बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम ये बीमार पड़ गए ना, योग कर लो। कोई नहीं बताता है क्या योग करना है, कितना योग करना है, और किस बीमारी में कौन सा योग नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है जानना। हमने ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अगर हल आसन करा दिया, उसका हेमरेज हो जाएगा। तो कौन सा योग नहीं करना है ये कौन बताएगा? इसीलिए इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम हेल्थ शाला लेके आए, योगशाला लेके आए। ये हर संडे और थर्सडे आप जोड़ सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। हां, अगर इनसे सब चीजें नहीं ठीक हुई तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत श्योर हूं, जितना सरल तरीके से मैं हर चीज उसमें बताता हूं, मैं चाहता हूं 99.9% लोग हमें कांटेक्ट ही ना करें, अपने घर बैठे ही ठीक हो जाएं। और मैं बहुत श्योर हूं आप अगर ठीक से फॉलो करेंगे और सीरियसली लेंगे। क्योंकि पहले जब मैं पेशेंट देखता था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। ये पैंडेमिक के बाद मैं पेशेंट्स को बताना शुरू किया, पेशेंट ठीक नहीं होते थे क्योंकि वो बहुत कैजुअली लेते थे। जब से हमने फीस चार्ज करना शुरू किया, पेशेंट ठीक होने शुरू हो गए। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि वो उसको सीरियसली लेने लगे कि भाई जब इस बात को सुनने के लिए इतनी फीस देनी पड़ रही है, दैट मीन्स इस बात में दम होगा। नहीं तो पहले सोचते थे कि तो वैसी बातें ही हैं। तो इसलिए मेरा ये बिल्कुल भी एम नहीं है कि हम कहीं से बहुत पैसे कमा लें और बहुत ही हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वस्थ समाज
जो अभी मणिपुर में हुआ, ये अस्वस्थ समाज है। समाज को स्वस्थ कौन करेगा? कोई वकील क्यों बनता है? मैं एक बार वकीलों के पास गया था, वकील के लेक्चर देने, तो वकील कोई क्यों बनता है? ताकि सोसाइटी में क्राइम ना हो। कितने वकील काम कर रहे हैं इस पे? मैं जानना चाहता हूं। मुझे वो वकील का नेम और एड्रेस चाहिए जो इसमें काम कर रहा है कि सोसाइटी में क्राइम ना हो। डॉक्टर क्यों बनता है? सोसाइटी में डिजीज ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे? सब अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। हम इस पे लगे हैं कि सोसाइटी में डिजीज ना हो, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपके विचार स्वस्थ नहीं होंगे। विचार स्वस्थ नहीं होगा, समाज स्वस्थ नहीं होगा। समाज स्वस्थ नहीं होगा, देश स्वस्थ नहीं होगा, और देश स्वस्थ नहीं होगा तो विश्व स्वस्थ नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम आपके घर से शुरू होता है। अपने आप को स्वस्थ करिए, तब आप पूरे विश्व को स्वस्थ कर सकते हैं। और उसके तरीके बहुत सिंपल हैं। जब आप 8 घंटे गैप देते हैं 2 खाने के बीच में, आप देखिए डायबिटीज का बेसिक प्रॉब्लम, लेट्स कम टेक्निकल, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये महज बातें हैं। टेक्निकल बात क्या है इसमें? टेक्निकल बात यह है कि डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। जो अब तक आपको बताया गया है वो रॉन्ग है, प्लीज। डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। कॉज हाइपर इंसुलिनीमिया है। इंसुलिन का ज्यादा सिक्रीट होना पैंक्रियास से कारण है आपके डायबिटीज का। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मुझे सुन रहे हैं और जनरल फिजिशियन सुन रहे हैं, उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इंसुलिन कारण है डायबिटीज का, तो उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन कैसे हो सकता है? मुझे साइंटिफिकली समझा दिया जाए। मुझे प्लीज समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। ये मेरा प्रश्न है। तो इंसुलिन की बीमारी है, इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन कैसे हो सकता है? इट डिफाइज लॉजिक, इट डिफाइज साइंस। हाइपर इंसुलिनीमिया की बीमारी है। इंसुलिन को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? कोई ड्रग तो है नहीं। किसी पद्धति में कोई ड्रग नहीं है जो इंसुलिन को हटाए। ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए कई चीजें हैं, इंसुलिन को हटाने की कोई भी चीज नहीं है। इंसुलिन को कौन हटाएगा? यही ब्रह्म हटाएगा, यही बॉडी हटाएगी। 7.5 घंटे लगते हैं एक स्पाइक को हटाने में। अगर आप बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार स्पाइक आ रहा है। 8 घंटे का गैप दे दीजिए, इंसुलिन अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। मैं कोई जादू नहीं करता हूं, मैं ये साइंस फॉलो करता हूं और फॉलो करवाता हूं, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उनको ठीक से समझा दिया जाए जो लोग पीड़ित हैं, क्योंकि ये दवा के चलते आपका न्यूरोपैथी भी होगा, बहुत दर्द होगा, पैरों में झिनझिनी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन दोनों एंड संभव है। आपका आंखें खराब होती जाएंगी। जो लोग दवा से त्रस्त हैं वो जानते हैं कि दवा क्या क्या प्रॉब्लम कर रही है उनको, वो लोग तो समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग दवा से ब्लड शुगर उनका नॉर्मल चल रहा है, कुछ टाइम तक चलेगा, क्योंकि बॉडी अचानक, जो लोग एसिड की बात कर रहे थे, हम उस पर भी बात करेंगे, तो अचानक बॉडी में कुछ नहीं होता है। बॉडी बहुत टाइम लगाती है, जब बिल्कुल ब्रिम पे पहुंच जाती है, जब बिल्कुल संभाल नहीं पाती है, तभी कोई डिजीज होता है। तो कुछ टाइम तक तो आपका ठीक चलेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपका दिमाग भी ठीक है कि मेरा तो शुगर नॉर्मल हो गया। वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है यार, उसने तो एक मेडिसिन दिया, एक ही मेडिसिन खाना है, मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल, मैं तो मस्ती, ये वो
और ये जिंदगी, ये बहुत दिन तक मस्ती चलेगी नहीं। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सबक सिखा देगा। इसलिए बीमार नहीं पड़े, इसके लिए ये सारा मुहिम है। 8 घंटे का गैप दे दें, इंसुलिन नॉर्मल हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म, डायबिटीज 2 खत्म। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्लड प्रेशर। द ब्लड नीड्स प्रेशर टू मूव एंटी ग्रेविटी। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर। फैट कहां से आया? जुबान पे लगाम नहीं रही, इस पे लगाम रखिए, फैट नहीं आएगा। 8 घंटे का गैप देंगे, वो काफी लगाम आपको दे देगा। और कई बार बहुत सी चीजें समझ आने लगी, क्योंकि हम इस भोग भूमि में ऐसे फंसे हुए हैं। वैसे भारत एक योग भूमि है, बाकी दुनिया की सभी जगहें भोग भूमि हो सकती हैं, भारत योग भूमि है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विष्णु पुराण कह रहा है। वहां से सीखा है हमने कि भारत एक योग भूमि है, और वो योग की ही ताकत है जो आज तक इतने साल की गुलामी के बाद भी भारतीय संस्कृति मूल रूप में आज तक बची हुई है। ये ताकत योग से आती है। कभी कर्म योग जैसे अर्जुन का, कभी भक्ति योग जैसे तुलसीदास का, कभी ज्ञान योग जैसे शंकराचार्य का। ये सभी चीजें भारत को बचाए रखा और उसके मूल स्वरूप में रखा। ये ताकत योग से आती है। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये गीता में लिखा हुआ है। योग से बड़ा बल नहीं और सांख्य से बड़ा ज्ञान नहीं। ज्ञान सांख्य दर्शन से ही आता है, और सांख्य ही भारत का दर्शन है। भोग भूमियों का दर्शन आपको याद करा दूं मैं, जिस पर आज भारत के भी मैक्सिमम लोग उसी पे चल रहे हैं। चारवाक दर्शन है वो। चारवाक आपने नाम सुना होगा, लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम है चारवाक स्टेशन। चारवाक एक ऋषि हुआ करते थे, तो उनका क्या फिलॉसफी था? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो। मतलब घी भी पियो, और भी जो लोग बहुत कुछ पीते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये भोग भूमियों का है फिलॉसफी, ये भारत की फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए हम अपनी फिलॉसफी से भटक गए, इसीलिए कई बार उसको वापस लेके आना जरूरी है। योग भूमि की फिलॉसफी डिफरेंट फिलॉसफी है। यहां पर कर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है और ज्ञान प्रधान है। और भारत, ये नाम में भी भा इस ज्ञान, भास्कर का भा, जिसमें आदमी रत रहता है, जैसे कार्यरत वैसे भारत। तो ये ज्ञान हम पूरी दुनिया को देते हैं। इसीलिए विश्व गुरु के रेस में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि हम ही से दुनिया सीखेगी। आज के दिन में, इस पैंडेमिक के बाद, द होल वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड, नॉट ओनली मेंटली, फाइनेंशियली ऑल्सो। फाइनेंशियली ऑल्सो, मेंटली तो है ही है। पूरा वर्ल्ड डिप्रेस्ड है। और देखिएगा, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है जब आपको रास्ता दिखाना भारत से ही कोई शुरू करेगा कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आए। चाहे वो फाइनेंशियल डिप्रेशन हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन हो। वी विल शो द वे। वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द नॉलेज, वी हैव एवरीथिंग टू शो द वर्ल्ड कि आगे का रास्ता कैसे आएगा। जैसे डॉक्टर खादरवली ने सब कुछ लगते हुए, वर्ल्ड को इतने सालों से लगे हुए हैं, वर्ल्ड को शो किया कि तरीका यही है बॉस, फंसे कहां हो तुम। तो यही भारत से ही कोई उठेगा और बताएगा कि तरीका यही है। जैसे हम लोग किडनी फेलियर में हमने साइंस यूज किया। कभी आपने सोचा आपकी कितनी किडनीज हैं?
कितने किडनीज हैं सबके पास? 2, 3 है वैसे तो, 2 को आप किडनी के नाम से जानते हो। तीसरा आपका स्किन है, जो किडनी 2.0 है। आपकी किडनी फेल हो गई है, हम स्किन से आपका पसीना निकाल रहे हैं। वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। और आपको क्या लगता है, गर्म पानी में लिटा तो दिया बस, और तो कुछ किया नहीं। अरे बॉस, वही साइंस है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। बात यह है कि ये चीजें, बॉडी है बहुत सिंपल, हमने उसको बहुत बहुत तरीके से कॉम्प्लिकेट किया है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट साइंस ने किया है। साइंस ने ऐसे वर्ड्स बना दिए कि उसको समझना या बोलना वो टंग ट्विस्टर है। यार ये कैसे बोलेंगे? स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, साइकैट्री का तो स्पेलिंग ही सही नहीं है, पी से शुरू होता है, स से बोलते हैं। बात यह है कि जो बोले वो लिखे, लेकिन ऐसा है नहीं, इंग्लिश में है नहीं, संस्कृत में है। जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट नहीं है, बीयूटी बट है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है। चीजें हैं बहुत सिंपल। दिस बॉडी इज वेरी सिंपल, अगर आप समझ पाते हैं। इसीलिए मैं आपको कई बार भारत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग पे इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपको जगा रहा हूं मैं। आप कुछ ना कुछ ढूंढोगे और आप भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंच के आपको एड्रेस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि तरीके बहुत ही सिंपल हैं। हम अन्यथा उसको कॉम्प्लिकेट न करें। किसी भी बीमारी में हम अगर बेसिक समझ जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट हार्ट अटैक, वी विल एंड दैट। इसके बाद एक कैंसर पे बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि डॉक्टर खादर वली को भी बोलना है और मुझे एक फ्लाइट भी पकड़नी है। तो हार्ट अटैक आप अगर ठीक ठीक फॉलो करते रहे तो आपको हार्ट अटैक प्रूफ बनने में मैक्सिमम 40 to 45 डेज लगेंगे। आप हार्ट अटैक प्रूफ बन सकते हैं। आपको अगर जिज्ञासा है कि आप हार्ट अटैक प्रूफ कैसे बनेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जितने भी हार्ट रिलेटेड जो हमारा प्लेलिस्ट है आप उसमें देखिए। हमने जो जो तरीके बताए हैं आप उसको ठीक से फॉलो करिए। हार्ट अटैक आपको कभी नहीं होगा। उसका एक मूल रूप आपको बता देता हूं। सूर्यास्त के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए, हार्ट अटैक नहीं होगा। मैक्सिमम स्ट्रोक्स, मैक्सिमम हार्ट अटैक्स खाना खाने के बाद ही होते हैं। अगर आप सूर्यास्त के बाद शुरू करते हैं तो सुर और असुर भी तो कोई चीज है ना। असुर सूर्यास्त के बाद ही शुरू होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप सुर हो कि असुर हो, आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर सूर्यास्त के बाद आप भोजन बंद कर देते हैं तो हार्ट अटैक प्रूफ वैसे ही बन जाएंगे। दूसरा, अगर हार्ट अटैक आ भी गया तो आपको क्या करना है? अपनी जेब में सॉर्बिट्रेट लेके ना चलें, अदरक लेके चलें। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसको मैं साइंटिफिकली प्रूव न कर पाऊं। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको प्रूव करूंगा। जो आप टैबलेट यूज करते हैं हार्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, वो जितना क्लेम करती हैं उतना पहली बात तो करती नहीं है। 2 ml पर क्यूबिक मिलीमीटर क्लेम करती हैं। बढ़ते हुए हमने 0.2 ml किसी किसी का देखा है, सबका बढ़ता भी नहीं है। 0.2 ml पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर पर क्यूबिक मिलीमीटर 8 ml कोई चीज बढ़ा सकती है तो वो है अदरक। आप उसका सेवन क्यों नहीं करते हैं? आप मेरी बात ना मानिए, 2022 का नोबेल प्राइज ही देख लीजिए। पेपराजिन रिसेप्टर्स पे है। पेपराजिन रिसेप्टर्स को आपने अगर स्टिमुलेट कर दिया
तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, आपके ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। पेपराजीन रिसेप्टर्स पेपर से आया है। पेपर, तीखा, मिर्ची, अदरक, मिर्ची पेपराजीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अदरक मिर्ची का पेस्ट भी, अगर जो लोग बेहोश हो गए हैं आपके घर में, क्या करना है? हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस बुलाएंगे तब तक तो वो मर जाएगा। क्या करना है? अदरक मिर्ची का पेस्ट जीभ पे लगा दीजिए, उठ के खड़ा हो जाएगा। अगर पैरालाइज्ड हो गया है उसी समय पैरालिसिस वापस आ जाएगा। हम इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट्स ये अटेंड करने आए थे। हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं हम देहरादून में, जहां पर हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिखाते हैं। यू आर ऑल्सो वेलकम, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस एंड वेलकम टू, ताकि किसी भी स्थिति से आप जान बचाने की स्थिति में पहुंच पाए। जान बचेगी कैसे, किस स्थिति में क्या करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको मोर और लेस बहुत कुछ उसमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली करना क्या है, क्या करना है कि चीजें आपकी ठीक चलें। तो मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूं। अगर पैरालिसिस है, अगर आपको लग रहा है कि पैरालिसिस सेट इन कर रहा है या हार्ट अटैक सेट इन कर रहा है, अदरक चूक करवा दीजिए, जेब में हमेशा रखिए। सॉर्बिट्रेट नहीं, अदरक। नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए आपको? नींबू क्यों नहीं चाहिए? कभी सोचा नहीं? नींबू वाला साबुन चाहिए, क्यों भाई? नींबू क्यों नहीं चाहिए? तो ये सोचने वाली बात है। एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ब्लड वेसल, ये आप देख रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोज ब्लड वेसल है जो आपको राइट में दिख रहा है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है जो लेफ्ट में दिख रहा है। एथेरोस्क्लेरोज में कहां से ब्लड जाएगा, ब्लड को समझ नहीं आ रहा है। वो बीच में एक होल है, छोटा सा व्हाइट, और चारों तरफ जो उसका कट सेक्शन, मैं आपको आर्टरी का कट सेक्शन दिखा रहा हूं। ये चारों तरफ आपको दिखता नहीं है, आपका अंडा जो आपने खाया, चिकन खाया, ये सारा कुछ वहीं पे जमा हुआ है, ये वहीं पे जमा हुआ है। तो ये एथेरोस्क्लेरोज मटेरियल आया कहां से? एंड तीसरा मिथ, कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर यू। आप ना कुछ ना, आप कोई साइंस मत मानिए, आप बॉडी के विजडम को मानिए। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, हर एक सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हर एक सेल, थायराइड का सेल थायराइड का हार्मोन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। स्किन का सेल सीबम बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। ये बॉडी का विजडम है। कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा ब्रेन, 80% ऑफ योर ब्रेन इज कोलेस्ट्रॉल। आप कोलेस्ट्रॉल वाली दवा खा के कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? और साइंटिफिक वर्ल्ड से बड़ा बेवकूफ कौन है कि वो कोलेस्ट्रॉल कम के ब्लड को थिन करना है, कोलेस्ट्रॉल थिक कर देता है। यस, राइट। तो ब्लड को थिन करने के लिए टैबलेट ही खाना है क्या? आप पांव जमीन पे रखिए, आधे घंटे में ब्लड का टेस्ट करा लीजिए। ब्लड का टेस्ट कराइए, आप पहले टेस्ट कराइए थिकनेस कितना है, आधे घंटे पांव जमीन पे रखिए, फिर से टेस्ट करा लीजिए, ब्लड थिन हो गया। चीजें हैं बहुत सिंपल, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है क्योंकि हम भारतीयता से कट गए हैं। जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं। पांव जमीन पे लिटरली एंड फिगरेटिवली रखना जरूरी है। आपके पांव जूते पे हैं, जमीन पे नहीं है, तो आप, इलेक्ट्रिकल बॉडी है ये, अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, कभी दिमाग में चला गया तो एपिलेप्सी होगा, कभी हार्ट में चला गया तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, कभी किडनी में चला गया तो किडनी श्रिंक कर जाएगी। ये सब का उपाय क्या है? पांव जमीन पे रखिए। इसीलिए पूजा पद्धति आपकी जो भी हो उस पे लड़िए मत, ये आपके हेल्थ के लिए बनाई गई है। जो मुस्लिम्स मेरे पास आते हैं उनको मैं बोलता हूं, अगर तुम 5 बार नमाज नहीं पढ़ते हो तो मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां पे दाखिल होगे तो हम ये देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो। क्योंकि जब तक आप वैसे झुकेंगे, योग कर रहे हैं आप,
आप योग कर, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करवाना चाहते हो, आप अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से ही कर लीजिए ना। और किसी भी पूजा पद्धति में, मैं ऐसी कोई पूजा पद्धति जानता नहीं हूं जिसमें फास्टिंग का महत्व नहीं है। फास्टिंग का महत्व सभी पूजा पद्धतियों में है। ये सब कुछ आपके हेल्थ के लिए बनाया गया है और हम इन बातों पे लड़ते हैं। हमसे बड़े बेवकूफ है नहीं। वैसे आप देखिए ना, जोर से आप अगर ओम आमीन एमेन बोलेंगे, वाइब्रेशन सेम है। ये हम वाइब्रेट कर रहे हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें, और हम इन बातों पे लड़ रहे हैं। हमसे बड़ा स्टूपिड ही कोई नहीं है। एनीवेज, सो टचिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, नेक्स्ट we'll talk about cancer. Yes, so cancer सुनते ही हमें कैंसर बहुत सिंपल डिजीज लगती है, हार्ट अटैक ज्यादा डिफिकल्ट डिजीज लगती है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद टाइम विंडो पीरियड हमारे पास बहुत कम होता है। लेकिन कैंसर में विंडो पीरियड बहुत है, और कैंसर तब तक आपको मार नहीं सकता है जब तक आप कन्विंस नहीं है कि आपको अपने आप को मारना है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। There is something called a placebo, there is something called a nocebo effect. Placebo effect वो है जो आपने मान लिया वो दवा एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी। आपको कितने लोगों को लगता है कि ये बातें सच है? ओके, वाओ, सो आई एम हैप्पी कि बहुत लोगों को लगता है। कितने लोगों को लगता है कि दैवीय शक्तियां काम करती हैं, जो आप बोलते हो वैसे ही हो जाता है? कितने लोगों को लगता है? आपका बोलना, आपका सोचना क्रिएट्स योर थॉट्स, क्रिएट योर रियलिटी। आपको दिखाऊं क्या? एक बार डॉक्टर खादर को मैं दिखा चुका हूं, लेकिन आपको दिखाता हूं। आप अपना हाथ उठाइए ऊपर। आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। सभी लोग करें। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस मिला लीजिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, और नमस्ते मुद्रा में आ जाइए। अब आप देखिए, सभी उंगलियां बराबर हैं या कोई बड़ी छोटी हैं? बराबर होंगी, कोई बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो जिस हाथ की उंगली आपने बड़ी करनी है उसको ऊपर उठाइए और 5 बार अपने मन में बोलिए कि मेरे फिंगर्स को बड़ा कर दो। आप ऊपर देख के बोलिए। अब वापस लेके आइए और देखिए बड़ी हुई क्या? आप देखिए, आप जो सोचेंगे वो रियलिटी में तब्दील होगा। आई जस्ट प्रूव्ड इट टू यू साइंटिफिकली। आई प्रूव्ड इट टू यू। ये आप खुद भी जानते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने कोई साइंटिफिक टर्म्स में आपको बताया नहीं। तो हमारी कोशिश ये हमेशा होती है कि हर चीज को साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाए, ताकि आप ये करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कैंसर बहरहाल हर एक सेल बॉडी का मल्टीप्लाई कर रहा है। कुछ भी चीज, आपका नाम 9 महीने बाद आपका नाम सिर्फ सेम है, आपके बॉडी का कोई भी सेल सेम नहीं है। आपके बॉडी का हर सेल बदल चुका है। ऐसा पहले माना जाता था कि ब्रेन के सेल्स ग्रो नहीं करते हैं। हर एक सेल बदल चुका है। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है, ये स्टेम सेल से आती है। स्टेम सेल कैन कन्वर्ट इनटू एनी एंड मेनी सेल्स। सो व्हाट इज द स्टेम सेल? कहां होती है? रावण को कहां मारा गया था? आप मां से कहां पे जुड़े थे? ये नाभि ही थी जिसने आपका हार्ट बनाया, आपका ब्रेन बनाया, आपका स्किन बनाया, आपका बोन्स बनाया। आपको लगता है वो विद्या भूल गई है? इसीलिए नेवल स्टिमुलेशन, हम नेवल स्टिमुलेशन करवाते हैं। और नेवल स्टिमुलेशन से ऐसी कोई चीज,
मान लीजिए आपके होंठ फट गए, मान लीजिए, कितने दिन में ठीक करेंगे आप? नारियल तेल लगा के कितने दिन में ठीक होगा? 3-4 दिन लगेंगे। अगर 3-4 घंटे में ठीक करना है तो कैसे ठीक करेंगे? वो नारियल तेल होंठ पे नहीं, नाभि पे लगाइए। 3-4 घंटे में ठीक होगा। नाभि के पास वो औकात है जो आप भूल चले हैं। साइंटिफिक वर्ल्ड बोलता है इट्स अ रूडिमेंट्री ऑर्गन। तो उनको जरूर पूछिए कि बॉस तुम्हारे नाभि में फिर कॉटन कहां से आता है? कौन रखता है कॉटन? वो आपके कपड़े से नहीं आता। बाय द वे, अगर आपको भी ये भ्रम है कि वो कपड़े और गंजी से आता है तो 4 दिन गंजी ना पहनिए ना, और देखिए वहां पे कॉटन कैसे आता है। बात यह है कि ये जीवंत है और यही कॉस्मोस को कैप्चर करता है। आप देखिए पूरा का पूरा योग नाभि से शुरू होकर नाभि पे खत्म होता है। आपको लगता है योग कुछ भी नहीं है। इसलिए कई बातें आपको समझ नहीं, कई बातें वेस्टर्न माइंडसेट ने आपका खराब कर दिया है। मेरा, डॉक्टर खादर वली का और भी कई लोगों का प्रयास यह है कि आपको वापस उस पे ले जाया जाए। और कैंसर को ठीक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसकी समझ आना बहुत जरूरी है। कैंसर इज सेल्स मल्टीप्लाई करने लगे हैं ज्यादा और वो कंट्रोल खत्म हो गया है। और कैंसरस सेल एक टेररिस्ट सेल है। तो टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टेररिस्ट को मार के, टेररिस्ट तो हम रोज मारते हैं, तो क्या टेररिज्म खत्म हो गया क्या? टेररिज्म के फिलॉसफी पे जब तक अटैक नहीं करेंगे टेररिज्म नहीं खत्म होगा। कैंसर एक टेररिस्ट सेल है। सर्जरी क्या है? काट के निकाल दो। कीमोथेरेपी क्या है? पॉइजन कर दो। रेडियोथेरेपी क्या है? जला दो। हम मारने की प्रक्रिया में हैं, इसीलिए कैंसर खत्म नहीं हो रहा है। आपको उसके बेसिक्स फिलॉसफी पे जाना पड़ेगा, तब आप कैंसर पे विजय पा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश, जो पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका कैंसर समग्र रूप से खत्म हो जाए। कई स्टेबल हो चुके हैं। आप देखिए ना, कैंसर को रोक देना अपने आप में मिरेकल है। रोक के यू टर्न दिला देना मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिला के खत्म कर देना अनथिंकेबल है, जो हमने कई पेशेंट्स का हो चुका। कई पेशेंट्स रुक गए हैं, कई पेशेंट यू टर्न की प्रक्रिया में है। कहने का मतलब यह है कि ये सभी चीजें संभव है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज हैज टू बी देयर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज। प्लीज, इसमें किसी की कहीं कोई कमी नहीं है। आयुर्वेद से ही होगा, बाकी सबसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोपैथी से ही होगा, बाकी सब स्टूपिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरोपैथी से ही होगा, बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब कुछ बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा, सभी पद्धतियों को समझनी पड़ेंगी, सभी को समागम लाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तब जाके एक डिजीज को अप्रोच करना पड़ेगा, जो हम करते हैं। हम सभी को मिला के एक अप्रोच लेके आते हैं, किस डिजीज में करना क्या है और किस बैकड्रॉप में कैसे करना है। धन्यवाद। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर। और आपको इतने देर मैं बोल पाया, आपने अच्छे से सुना, उसके लिए आभार। थैंक यू।